जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी पर। आज की खबर जानना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि गोंदिया भंडारा जिले में चुनाव चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव तो वैसे नागपुर में भी चल रहे हैं, वैसे ही गढ़चिरौली चंद्रपुर में भी चल रहे हैं, लेकिन गोंदिया भंडारा जिले के चुनाव काफी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि गोंदिया का नेतृत्व जो कर रहे हैं एनसीपी पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। और भंडारा में जो है वो परिणय फूके के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। दोनों नेता एक ही पार्टी के हैं, ऐसा कहने में कोई भी ये नहीं रहेगा, संकोच नहीं रहेगा, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल यह भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठे हुए हैं और प्रफुल्ल पटेल ये भूल जाते हैं कि मीडिया के सामने क्या बयान देना है और क्या नहीं देना है। 2 दिन पहले इन्होंने एक मीडिया के सामने बयान दिया है, वो पहले बयान मैं आपको सुना देता हूं। मी कोणालाही उत्तर देण्यासाठी इथे बसलेलो नाही। बँक कशी चालली आहे ते सगळ्यांना माहित आहे। जे लोक रिकामे झाले आहेत ना, एकदम रिकामे लोक आमच्याकडे नेतृत्व करतायत, जे कधी राज्याच्या करायच्या निघाले होते, कधी विदर्भाच्या करायला निघाले होते, आता जिल्ह्याचे नेते राहिले नाही, असे चिल्लर लोक आज राजकारण करतात आणि असे विधान करतात। मीडियाला माझी विनंती आहे की अशा चिल्लर लोकांना जास्त महत्त्व देऊ नका। अभी दर्शकों आपने जो बयान देखा है और सुना है उसमें प्रफुल्ल पटेल ने कहा है, मीडिया को कहा है, मीडिया को कि ऐसे चिल्लर नेता को आप तहज्जुब न दे, ऐसे नेता को आप अपने इस चैनलों पर उसका अस्तित्व न दिखाए, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल ये भूल जाते हैं कि इसी मीडिया को अपनी खुद की खबरें ना दिखाने के लिए इन्होंने गुजरात के कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया हुआ था और वो पिटीशन दायर किया हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग की खबरें कोई भी चैनल जब तक के फैसला ना आए तब तक के ना दिखाए, ऐसा स्टे ऑर्डर लिया हुआ था। लेकिन वो क्या है मामला वो भी मैं आपको बता दूं। इसके पहले मैं बता दूं आपको कि जो नाना पटोले है उनका बयान क्या आया इनके बयान के बाद। प्रफुल्ल पटेल या जिल्ह्यात आले, त्यांनी अनेक ठिकाणी सभा घेतल्या, मीडियाला पण त्यांनी सांगितलं की आम्ही चिल्लर लोकांच्या बद्दल बोलत नाही, आम्ही त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर देणार नाही। या जिल्ह्यात शेतकरी हा जो वर्ग आहे, मी स्वतः शेतकरी आहे, शेतकरी हा चिल्लर असेल तर मग शेतकऱ्यांना मत मागायचा अधिकार यांना काय आहे? शेतकरी हा इमानदार आहे, शेतकरी दिवस रात्र मेहनत करतो म्हणून तुम्हाला जेवायला तरी 2 टाइम भेटतो, याच्या काय पैसे खाऊन जगले नसते तुम्ही लोक। आणि दुसरं जे इमानदार असतात त्याला चिल्लर म्हटलं जात नाही। आज जे काही विमान घोटाळा जो झाला आणि 2011 आणि 12 मध्ये जो एजीचा ऑडिट करा आला, त्याच्यामध्ये या घोटाळ्यामध्ये कोण सामील आहे हे त्याच्यात स्पष्ट झालेलं आहे। आणि अहमदाबादमध्ये परवा विमान जे क्रॅश झालं ते कोणाच्या काळात विमान घेतलं गेलं होतं त्याची माहिती त्यांनी द्यावी ना। आणि टाटाचा CEO तो फक्त 3 मिनिटं त्या झालेल्या दुर्घटनेबद्दल बोलत होता, पण हे जे ज्यांना काही हे तज्ज्ञ नाहीत त्याचे त्यांना माहिती नाही, हे पण त्यावेळेस त्यांनी विमान घेतलं आणि या विमानाचं पाप आपल्या अंगावर येऊ नये म्हणून हे 30-30 मिनिटं प्रत्येक मीडियाच्या समोर बोलत होते। काय गरज होती? म्हणून तुमच्यामध्ये दम असेल, तुम्ही बेईमानी केली नसेल तर तुम्ही तो एजीचा ऑडिट करा 11-12चा तो जनतेच्या समोर दाखवावा। आणि हे सगळं वाचवण्यासाठी ज्या काँग्रेसने यांना मोठं केलं त्या काँग्रेसला सोडून भाजपमध्ये गेले, भाजपसोबत त्यांनी साठगाठ केली आणि स्वतःला वाचवण्याचा प्रयत्न करते आहे। ज्या लोकांमध्ये इमानदारी नाही तो माणूस चिल्लर असतो आमच्यासाठी, हे आमचं त्यांच्यासाठी उत्तर आहे। अभी आपने नाना पटोले का जो बयान देखा है, नाना पटोले ने कहा है कि मैं कपड़े फाड़ दूंगा। मैं नाना पटोले का समर्थन नहीं करता और ना ही नाना पटोले को, क्योंकि पिछले बार के विधानसभा चुनाव में जो बंटी शेड़के है जो कांग्रेस का उम्मीदवार था नागपुर से, उसने चुनाव के रिजल्ट नतीजे आने के पहले ही अपना एक बयान जारी किया था कि नाना पटोले ये आरएसएस का
आरएसएस का एजेंट है, ऐसा उन्होंने कहा था, हमने नहीं कहा था और ना ही हम उनके बयान की कोई संपुष्टि करते हैं। लेकिन दर्शकों आपको बता दूं कि गोंदिया भंडारा के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के जो चुनाव चल रहे हैं और इन चुनाव में किस तरीके से घमासान चल रहा है वह आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ने अपने चुनाव के इस बयान के वीडियो में पहले की लाइन कही है, वो लाइन मैं आपको सुना देता हूं। पहले मीडियाला माझी विनंती आहे की अशा चिल्लर लोकांना जास्त महत्व देऊ नका। ये जो अभी आपने लाइन सुनी है, उन्होंने कहा है कि 13 वर्ष में हमने बैंक को कैसे चलाया, क्या चलाया, इस पर उन्होंने अपना जवाब दिया और अंत में उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को मीडिया अपने चैनलों पर तहज़ुब ना दे। लेकिन प्रफुल्ल पटेल भूल जाते हैं कि उनका जो मामला है गुजरात का, वो कैसे भूल जाते हैं। दर्शकों आपको आज मैं बताने वाला हूं कि आखिर वो मामला क्या था प्रफुल्ल पटेल का, क्योंकि उस मामले में प्रफुल्ल पटेल को क्लीन चिट मिल गई है, क्लीन चिट मिली है। लगभग प्रफुल्ल पटेल को 180 करोड़ रुपए की संपत्ति वापस मिली है और वह संपत्ति वापस मिलने में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब्त की थी। मुंबई कोर्ट में कार्रवाई को अवैध बताया गया और महाराष्ट्र में अजित गुट के नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी के राज्यसभा सांसद रहे जो सांसद है प्रफुल्ल पटेल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत मिल गई थी। मुंबई के अपीलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें प्रफुल्ल पटेल के मुंबई स्थित 180 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने की मांग की गई थी। ईडी का आरोप था कि यह संपत्ति दाऊद इब्राहिम के करीबी और ड्रग माफिया इकबाल मिर्ची की विधवा हाजरा इकबाल मेनन से अवैध लेनदेन के जरिए हासिल की गई थी। दर्शकों आपको बता दूं 1993 में मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट का जो मामला हुआ था उसका मुख्य आरोपी मिर्ची था। 2013 में उसकी मौत हो गई। हालांकि कोर्ट ने पटेल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध बताया और कहा कि यह संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं थी और ना ही इकबाल मिर्ची से जुड़ी थी। कोर्ट ने 3 जून को अपने आदेश में ईडी को प्रफुल्ल पटेल की जब्त संपत्ति वापस लौटाने को कहा है। दर्शकों आपको बता दूं कि कोर्ट ने कहा कि सीजे हाउस में हाजरा मेनन और उसके 2 बेटों की 14,000 वर्ग फीट की संपत्ति अलग से कुर्क की गई थी, इसलिए प्रफुल्ल पटेल की अन्य लगभग 14,000 वर्ग फीट की संपत्ति को दोहरी कुर्क की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह सीजे हाउस की आय का हिस्सा नहीं था। दर्शकों आपको बता दूं प्रफुल्ल पटेल की कंपनी ने कराया था बिल्डिंग का निर्माण। ईडी के अनुसार प्रफुल्ल पटेल की मिलेनियम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2006-2007 में मुंबई में सीजे हाउस नाम की एक बिल्डिंग का निर्माण किया हुआ था। आरोप है कि पटेल और मिर्ची के बीच 2007 में प्रॉपर्टी को लेकर एग्रीमेंट हुआ था। बताया गया कि यह बिल्डिंग एक ऐसे जमीन पर बनाई गई थी जहां मिर्ची की कुछ भी संपत्ति थी। जमीन के बदले मिलेनियम डेवलपर्स ने 2007 में तीसरे और चौथे मंजिल की मिर्ची की पत्नी हाजरा को ट्रांसफर कर दी। जब ईडी को पता चला कि मिर्ची ने हवाला लेनदेन के माध्यम से जमीन खरीदी थी, तो मिर्ची के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिल्डिंग की तीसरी और चौथी मंजिल को 2019 में कुर्क कर दिया गया। अक्टूबर 2019 में मामले को लेकर प्रफुल्ल पटेल ने 12 घंटे से अधिक समय तक ईडी के यहां उसकी पूछताछ की गई। उस समय DHFL के प्रमोटर वकील और धीरज वधावन को गिरफ्तार किया गया था। बाद में धीरज वधावन को जमानत दे दी गई। पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सीजे हाउस में सभी संपत्तियों को लेन देन कानूनी तरीके से हुआ है। ईडी ने 2022 में लगभग 7 फ्लैट अटैच किए थे। ईडी ने 2022 में सीजे हाउस के 12वें और 15वें फ्लोर पर कम से कम 7 फ्लैट PMLA एक्ट के तहत अटैच किया था। इनकी कीमत करीबन 180 करोड़ बताई जाती है।
यह फ्लैट प्रफुल्ल पटेल की पत्नी वर्षा उनकी कंपनी मिलेनियम डेवलपर्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस केस में इकबाल मिर्ची की पत्नी और बेटी को पीएमएलए के कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। ईडी ने दुबई के यूके सहित देश विदेश में भी मिर्ची से जुड़े 800 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। प्रफुल्ल पटेल ने जो एनसीपी पार्टी है, यहां प्रमुख शरद पवार के करीबी माने जाते हैं थे। वे जुलाई 2023 में बगावत के बाद अजित गुट के एनसीपी में आए। पटेल ने यूपीए सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में भी काम किया है। आपको बता दूं दर्शकों कि पहले जब यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में प्रफुल्ल पटेल उड्डयन मंत्री हुआ करते थे, तब एक मामला हुआ था। वो मामला क्या था दर्शकों, वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको हर जानकारी होना बहुत जरूरी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई हुई थी दर्शकों, मेरे मोबाइल में है, ये मैं आपको बता देता हूं, आप नेट से भी ले सकते हैं, मैंने भी नेट से ही निकाला है। मुताबिक कथित घोटाले में संदिग्ध होने के चलते सीबीआई ने ईडी से उनसे पूछताछ की थी। दरअसल 2019 में ईडी ने विशेष अदालत को बताया था कि इस घोटाले के आरोपी और बिचौलिया दीपक तलवार प्रफुल्ल पटेल के करीबी थे। 2008 और 2009 में केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान उन्होंने दीपक को फायदा पहुंचाया था। दीपक ने एयर इंडिया के रूट्स को प्राइवेट एयरलाइंस में बांटने में मदद की थी। 19 मार्च को सीबीआई ने इस मामले में राउंड अवेंट कोर्ट के विशेष जज सीबीआई के सामने क्लोजर रिपोर्ट को फाइल किया हुआ था। दर्शकों, ये सारी चीजें आपको बताने का मेरा मकसद यह है कि प्रफुल्ल पटेल मीडिया को नसीहत देते हैं कि किन नेताओं की आपको खबर करनी है और किन नेताओं की नहीं है। इनडायरेक्टली उन्होंने अपने वीडियो में कहा। प्रफुल्ल पटेल साहब, आपसे मेरा एक सवाल है कि अगर आप मेरे इन 4 सवालों का जवाब अगर आप दे दे तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी राजनीति जो है वह काफी ऊंचे कद पर है और आप एक बहुत कद्दावर नेता है। लेकिन मेरा पहला जो सवाल है उसमें आपने इस्तीफा दिया था बैंगलोर हवाई दुर्घटना में, लेकिन आपने उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दिया, लेकिन कभी उसकी जांच में क्या हुआ था? रनवे की लंबाई कम होने के बाद भी आपके एविएशन कारपोरेशन ने रनवे पर वो प्लेन को लैंड किया, उसमें कई लोगों की जानें चली गई। पटेल साहब, आप गलत सरकार में बैठे हुए थे, अब आप, मुझे ऐसा लगता है कि सही सरकार में बैठे हैं, क्योंकि जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हमारे कभी मीडिया को किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, 11 साल में कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, केवल वो मन की बात कहते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है पटेल साहब, आप भी मीडिया को अपने गोंदिया कार्यालय में, मुंबई कार्यालय, दिल्ली कार्यालय में बुलाकर उन्हें नसीहत ना दे। आप भी नरेंद्र भाई मोदी के जैसे, प्रधानमंत्री जी के जैसे ही मन की बात वीडियो के माध्यम से जारी करते जाइए, ताकि आपकी बात तो सबको ही सुनेगा। लेकिन जब प्रफुल्ल भाई पटेल को ईडी की रडार पर आने वाले एनसीपी के चौथे नेता के रूप में देखा गया, उसके पहले अनिल देशमुख साहब को दिया गया, नवाब मलिक को देखा गया और हसन मुशर्रफ ईडी की जांच के दायरे में आए थे, उसके बाद ये चौथे नेता थे। और जब प्रफुल्ल पटेल की मिलियनियर्स डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड ने 2006-07 में सीजे हाउस का निर्माण किया था, प्रफुल्ल पटेल का 180 करोड़ की संपत्ति जो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जब्त की थी, मुंबई कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया। दर्शकों, आपको बता दूं कि गोंदिया भंडारा के जो बैंक के चुनाव है 2013 यानी 13 से अगर आप उसका 13 वर्षों का अगर रिकॉर्ड देखें तो उस रिकॉर्ड में जितने भी किसान हैं जिन्होंने क्रॉप लोन लिया हुआ है, सोसाइटी के माध्यम से क्रॉप लोन लिया है, तो उन्होंने अगर 20,000 रुपए का लोन लिया हुआ है तो उसमें 20,000 रुपए के लोन में जो लोन उनको दिया जाता है, उस लोन की जब बकाया वापसी होती है तो 20,000 रुपए की वापसी होती है, लेकिन 20,000 रुपए किसानों के हाथ में नहीं मिलते। उसमें उनका सभासद का जो हिस्सा है वो काटा जाता है, वो सभासद का हिस्सा
जो संस्था होती है वो उसमें रख लेती है। उसके बाद क्राफ्ट लोन पर बीमा निकाला जाता है क्राफ्ट का, जिसमें 450 रुपए लिए जाते हैं। और वो बीमा कौन निकाल रहा है और बीमा कब दिया गया है उस लोन धारक को, मैं ऐसे कई किसान आपको ये 29 तारीख के चुनाव के पहले गोंदिया भंडारा के हर एक किसान को मैं आपको मिलाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि किस प्रकार किसानों को नाबार्ड का लोन दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से, और किसानों से किस प्रकार से वसूला जाता है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।